डियर स्टूडेंट, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, 3.2 में हम पिछला वीडियो में 18 तक बनाए थे। 4 प्रश्न इसमें बच गया है, 19, 20, 21, 22, जिसमें 19, 20 सब्जेक्टिव है और 21, 22 ऑब्जेक्टिव है। आज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों जानेंगे, यानी आज 3.1 आप लोगों का समाप्त होगा। तो देखते हैं एनसीईआरटी बैच के स्टूडेंट के लिए प्रश्न नंबर 19। सबसे पहले तो बतला दे, जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बहुत सारा कमेंट में आ रहा है कि कब कौन वीडियो आ रहा है पता नहीं चल रहा है, तो उन लोगों के लिए पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होके जाएगा आपके पास मैसेज आ जाएगा कौन वीडियो आया है, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जो नहीं जानते हैं उन लोगों को बतलाएं। तो देखिए प्रश्न नंबर आप लोगों का है 19। तो 19 बाबू देखिए हम बोर्ड पर नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड पर लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बोल कर हम समझा दे रहे हैं। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। कुछ व्यापारी लोग मिलकर एक संघ बनाए और संघ में 30,000 रुपया व्यापारी लोग मिलकर के रखे हैं और उसको 2 बॉन्ड में बांट रहे हैं, यानी 2 भाग में बांट रहे हैं। तो 30,000 को 2 भाग में बांटना है। तो देखिए यहां लिखे हैं, माना पहला बॉन्ड इक्वल x, तो दूसरा बॉन्ड इक्वल 30,000 माइनस x। कह रहा है कि 30,000 को कै गो बॉन्ड में डिवाइड करना है, 2। तो माना पहला बॉन्ड बराबर x, तो दूसरा बॉन्ड बराबर 30,000 माइनस x। इसको जोड़िएगा तो x कट जाएगा, तो क्या आएगा 30,000। ये तो आ गया होगा समझ में। अब देखिए क्या कह रहा है, एक बार और, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। जो पहला बॉन्ड है उस पर 5% ब्याज मिल रहा है, और जो दूसरा बॉन्ड है उस पर 30,000 माइनस जो x है, देखिए पहला बॉन्ड क्या है x, इस पर ब्याज मिल रहा है 5%। दूसरा बॉन्ड है 30,000 माइनस x, इस पर ब्याज मिल रहा है 7%। कह रहा है कि आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि, यानी बनाना है कौन नियम से, आव्यूह का गुणा करके, आव्यूह का गुणा करके बनाना है। एक बार प्रश्न पूरा सुन लीजिए। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। तो माना पहला बॉन्ड बराबर x, दूसरा बॉन्ड बराबर 30,000 माइनस x। आव्यूह गुणन का प्रयोग करके दोनों बॉन्डों का राशि ज्ञात करना है। आव्यूह गुणन का प्रयोग करके दोनों बॉन्ड का राशि आप लोगों को ज्ञात करना है। ए में दिया है, देखिए यहां पर पहला नंबर, इसको ए नंबर कर दे रहा है, ए दिया है। ए में कह रहा है कि कुल वार्षिक ब्याज 1800 हो, समझिएगा। ए में कह रहा है कुल वार्षिक ब्याज 1800 हो, ये दिया है प्रश्न में, ये प्रश्न में दिया है। तो देखिए ब्याज का बाबू सूत्र होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा में 100, लेकिन यहाँ उसका प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ प्रयोग किसका करेंगे, तो गुणा का, क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है कि आव्यूह गुणा का प्रयोग करिए। तो जो पहले माना गया है उसको पंक्ति में लेंगे,
पहला बॉन्ड क्या है x, दूसरा बॉन्ड क्या है 30,000 माइनस x। देखिए यहाँ लिख दिए x 30,000 माइनस x। जो बॉन्ड है उसको पंक्ति बना दिए। याद रखिएगा मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100 होता है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि आव्यूह का गुणा कीजिए। तो जो माना गया उसको पंक्ति में। पहला बॉन्ड पर 5% ब्याज है तो 5%, दूसरा बॉन्ड पर 7% है तो 7%, बराबर में हो गया 1800। ये वही रहने दिए x 30,000 माइनस x। 5% को लिख सकते हैं 5/100, 7% को लिख सकते हैं 7/100, बराबर 1800। गुणा कर रहे हैं पंक्ति से स्तंभ में, पहला से पहला में, 1 से 5/100 में, तो हो जाएगा 5x/100। देखिए यहाँ लिख दिए। दूसरा से दूसरा में गुणा तो 7×21 यानी 21 पर 4 जीरो यानी 2,10,000, मतलब इतना से इसमें तो 7 से इसमें तो 2,10,000 और 7 से x में 7x बटा में 100, मतलब पंक्ति से स्तंभ में गुणा किए तो इतना आया। 100 का लघुत्तम लिए तो 100 हो गया। 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x बराबर 1800। 5x में से 7x गया माइनस 2x प्लस 2,10,000 बराबर 1800। 18 2 जीरो गया तो 1,80,000 हो गया। इसको घटाएं तो माइनस 30,000, हल किए तो x का मान आ गया 15,000। दोनों बॉन्ड निकालना है तो यहाँ लिखे पहला बॉन्ड इक्वल x है तो 15,000 रुपया। दूसरा बॉन्ड है 30,000 माइनस x तो 30,000 माइनस 15,000 घटकर 15,000। समझ गए होंगे। इसमें बाबू एक और प्रश्न है। जैसे अभी था कि कुल वार्षिक ब्याज 1800 था। बी नंबर में दिया है, समझिएगा, बी नंबर में दिया है कुल वार्षिक ब्याज बराबर 2,000। सब काम यही करेंगे बाबू। देखिए पहले यहां वही लिखेंगे x 30,000 माइनस x गुणा 5%, 7% बराबर 2,000। इसको HW में आप लोग कर लीजिएगा। क्यों बतला रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। टोटल काम जैसे ए नंबर में किए हैं वही होगा, सेम टू सेम वही होगा, पूरा एकदम वही, लेकिन अंतर ही होगा। इसमें 1800 था और इसमें 2,000 है। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ई वाला को जैसे ए नंबर बना है वैसे बी नंबर को हल करके x का मान पहले निकाल लेंगे, फिर दोनों बॉन्ड निकाल लेंगे, पहला और दूसरा। ये तो हो जाना चाहिए। इसको ट्राई करेंगे, बना लेंगे। इसका आंसर आएगा एक 5,000, एक 25,000। इधर का मिटा दे रहे हैं। अब 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में दिया है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 10 दर्जन रसायन विज्ञान बराबर हो जाएगा 10 गुणा 12 बराबर 120।
फिर दिया है 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान बराबर 8 गुणा 12, 12 आठे 96। फिर दिया है 10 दर्जन अर्थशास्त्र, 10 दर्जन अर्थशास्त्र, तो इसका हो जाएगा 10 गुणा 12 बराबर 120। अब समझिएगा प्रश्न, प्रश्न क्या कह रहा है सुन लीजिए। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। 10 दर्जन रसायन विज्ञान बराबर 10 गुणा 12 बराबर 120। 8 देखिए, एक दर्जन में कई गो होता है किताब? 12 गो। तो 10 दर्जन रसायन विज्ञान है तो 10 गुणा 12 बराबर 120। 8 दर्जन भौतिक विज्ञान है, एक दर्जन में 12 होता है तो 12 आठे 96। 10 दर्जन अर्थशास्त्र है, एक दर्जन में 12 होता है तो 10 गुणा 12 यानी 120। कह रहा है इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया, 60 रुपया तथा 40 रुपया प्रति पुस्तक है। अगर आप एक और रसायन विज्ञान खरीदिएगा एक किताब तो 120। देखिए, एक रसायन विज्ञान खरीदिएगा तो उसका कीमत है 80 रुपया, एक भौतिक विज्ञान खरीदिएगा तो उसका कीमत है 60 रुपया, और एक अर्थशास्त्र का किताब खरीदिएगा तो उसका कीमत है 40 रुपया। तो कह रहा है कि आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। लिखा दे रहे हैं बाबू इधर का। यहां लिख दे रहे हैं इसलिए कुल प्राप्त, यहां से लिख दे रहे हैं कुल प्राप्त धनराशि तो जो पहला आता है उसको पंक्ति में तो क्या है 120, 96 और 120। 120, 96, 120 और गुणा। याद रखिए कुल राशि निकालना होता है अव्यूह में तो जोड़ते घटाते नहीं है, गुणा ही करते हैं। जब भी कहे कुल राशि निकालना है तो जोड़ घटाव नहीं, गुणा करना होगा। अब देखिए, एक रसायन विज्ञान का कीमत है 80 रुपया तो यहाँ पर हो जाएगा 80। एक भौतिक विज्ञान का कीमत है 60 रुपया तो यहाँ पर हो जाएगा 60। एक अर्थशास्त्र किताब का कीमत है 40 रुपया तो यहाँ पर हो जाएगा 40। गुणा कर देंगे, इधर से पंक्ति तो इधर से स्तंभ। 120 में 80 से 12 आठे 96, 9600 प्लस इसमें गुणा करेंगे 6 के 36, 9 छक 54 और 3 57। देखिए गुणा एक बार 12, 120 में 80 से 12 आठे 96 00।
इसमें करेंगे 6 के 36 और 9 चौक 54, 3 57, 0 है। 12 चौक 48 और डबल 0, इसको जोड़ लीजिए तो 0 0 0 0 0 6 0 6 8 7 15 6 21 5 4 9 9 18 और 2 20। 5 4 9 9 18 और 2 20, यानी पूरा किताब बेचने पर दुकानदार को 20,160 रुपया का कमीनी होगा। जब पूरा किताब बेच लेगा तो इतना होगा। एक बात सुन लीजिए, जो भी मैथ बनाना होगा व्यू का और कुल संख्या निकालना होगा तो जो पहला कंडीशन होगा उसको पंक्ति में ले लीजिएगा और जो दूसरा कंडीशन होगा उसको स्तंभ में ले लीजिएगा और जोड़िएगा घटाइएगा नहीं, गुणा करिएगा। जो रिजल्ट आएगा वही आंसर। समझ गए होंगे। 1 दर्जन में 12 होता है। अब बाबू आप लोगों को हम ऑब्जेक्टिव 21 22 है वो बतलाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर का हो जाएगा। देखिए पहले इस साइड में बाबू लिख दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये रफ नहीं है, प्रश्न वाला ही है, लेकिन थोड़ा सा रफ में जान लीजिए। सुवेक्ष कहेगा, सुवेक्ष कहेगा इसका मतलब शामिल नहीं है। सुवेक्ष का मतलब होगा कि शामिल नहीं है। फिर इसके बाद कहेगा प्रतिबंध, प्रतिबंध, तो इसका मतलब होता है गुणांक। प्रतिबंध का मतलब होता है गुणांक। अब देखिए इसमें और कुछ दे दिया है। x का मान दिया है 2 गुणा n, y का भी मान दिया है 3 गुणा k, z का भी मान दिया है 2 गुणा p, W का भी मान दिया है n गुणा 3 और P का भी मान दिया है P गुणा K। ये बाबू अपना मन से नहीं लिखे हैं, एक बार हम बोल दे रहे हैं। x का मान 2 गुणा n, y का मान 3 गुणा k, z का मान 2 गुणा p, w का मान n गुणा 3 और p का मान p गुणा k। प्रश्न सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। x, y, z, w, p ये सब किताब में दिया है, ये अपना मन से नहीं लिखे हैं, ये किताब में बाबू दिया है। ये दोनों ट्रिक है, ये दोनों हो गया ट्रिक। सुवेक्ष मतलब शामिल नहीं है और प्रतिबंध मतलब गुणांक। याद रखिएगा, सुवेक्ष मतलब शामिल नहीं है और प्रतिबंध मतलब गुणांक। अब लिख रहे हैं प्रश्न नंबर 21।
कह रहा है प्रश्न नंबर 21 में पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए n कॉमा के तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा। ए नंबर है k बराबर 3 कॉमा p बराबर n। बी नंबर है k स्वेच्छ है कॉमा p बराबर 2। सी में है p स्वेच्छ है कॉमा k बराबर 3। डी में है k बराबर 2 कॉमा p बराबर 3। समझिएगा। एक बार रफ में देखिए, स्वेच्छ मतलब शामिल नहीं है, जो शामिल नहीं रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वेच्छ। प्रतिबंध मतलब गुणांक, जो गुणांक रहेगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्रतिबंध। यहां देखिए क्या दिया, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए n कॉमा के तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा। प्रतिबंध मतलब गुणांक, क्या गुणांक होगा। 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी और डी। तो इतना प्रश्न हमको मिटाना होगा। कौन कौन पर प्रतिबंध निकालना है, n के और p पर। ऑप्शन छोड़ दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहां से देखिए हल दिया है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। तो देखकर मान रखवाइए। p, तो p का मान देखिए, p का यहां पर p गुणा के, तो p के जगह पर लिख देंगे p गुणा के, फिर गुणा, कोई चीज नहीं है तो बीच में गुणा है। y का मान 3 गुणा के, देखिए यहां लिख रहा है 3 गुणा के प्लस w का मान देखिए n गुणा 3, फिर गुणा p का मान देखिए एक बार p इतना कहां से लिख दिया, देखिए p का मान यहां पर है p गुणा के। परीक्षा में भी जब ऑब्जेक्टिव भी आएगा तो आपको पी वाई एक्स वाई, पी वाई जेड एक्स, इस सब का मान दिया रहेगा। p का मान रख दिया वहां से देखकर, y का रख दिया वहां से देखकर, w का रख दिया वहां से देखकर, y का रखने जा रहे हैं तो y का है 3 गुणा के। तो देखिए बाबू, ऑप्शन जो है आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शन को मिटा रहे हैं, किताब आप लोगों के पास होगा, देख लीजिएगा। स्वेच्छ मतलब शामिल नहीं है, और प्रतिबंध मतलब गुणांक। कॉमन लीजिए, 3 के दोनों में कॉमन है तो हो जाएगा p गुणा के प्लस n गुणा 3। देखिए कैसे, 3 गुणा के दोनों में है, कॉमन ले लिए तो यहां बच गया p गुणा के प्लस n गुणा 3। अब यहां मिलाइए, प्रतिबंध इक्वल गुणांक। प्रतिबंध को हम लोग क्या बोलेंगे, गुणांक। 3 का गुणांक क्या है, k, या k का गुणांक क्या है 3, तो लिख देंगे k पर प्रतिबंध बराबर 3। कैसे जानिए,
प्रतिबंध का मतलब होता है गुणांक, प्रतिबंध का मतलब गुणांक। तो k का गुणांक क्या है 3, तो k पर प्रतिबंध इक्वल 3, क्योंकि k का गुणांक क्या है 3। जो गुणांक रहेगा उसी को प्रतिबंध कहेंगे। तो प्रतिबंध इक्वल गुणांक, तो k का गुणांक क्या है 3, तो k पर प्रतिबंध बराबर 3। यहां देखिए p का गुणांक क्या है k, तो लिखेंगे p पर प्रतिबंध, p पर प्रतिबंध इक्वल हो जाएगा k, क्योंकि p का गुणांक क्या है k, और k का मान यहां से रख देंगे 3। क्यों 3, तो k का निकल गया है 3, वही रख दिए। n का गुणांक क्या है 3, तो लिखेंगे n पर प्रतिबंध, n पर प्रतिबंध, तो n पर प्रतिबंध हो जाएगा, n का गुणांक क्या है 3 बराबर 3। याद रखिए प्रतिबंध मतलब गुणांक। तो देखिए फिर एक बार रिपीट, इस प्रश्न में दिया है p का मान यहां से देखकर रख दिए, y का मान सब मान वहां से देखकर यहां से देखकर रखे हैं। 3 गुणा के इसमें भी है, 3 गुणा के इसमें भी है, 3 गुणा के कॉमन ले लिए, तो बच गया p गुणा के प्लस n गुणा 3। अब देख रहे हैं कि प्रतिबंध का मतलब होता है गुणांक। तो देखेंगे k का गुणांक क्या है, तो k का गुणांक 3 है, तो k पर प्रतिबंध बराबर 3। p का गुणांक क्या है k, तो गुणांक इक्वल प्रतिबंध, तो p का प्रतिबंध p पर प्रतिबंध हो जाएगा k, मतलब जो गुणांक रहेगा वही प्रतिबंध होगा। अब k की जगह 3 का रख दिया, तो k का मान देखिए 3 आ गया। n का गुणांक क्या है 3, तो n पर प्रतिबंध बराबर 3, मतलब जो गुणांक होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे प्रतिबंध। समझ गए होंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन मिलाइएगा, तो आप लोग का आंसर जो होगा ए हो जाएगा। कैसे, तो ए ऑप्शन में आप लोग देखिए, ए ऑप्शन में दिया है k बराबर 3, देखिए k का मान क्या आ गया 3। फिर दिया है p बराबर n, तो p का भी मान 3 है और n का भी मान 3 है, तो यहां लिख सकते हैं आंसर a, k बराबर 3 और p बराबर n। क्यों जानिए, k का मान तो आपका 3 है और p का भी मान 3 है और n का भी मान 3 है, ये दोनों आपस में बराबर है। आंसर सही जो है वो हो जाएगा ए। समझ गए होंगे। एक और प्रश्न है वो भी समझा दे रहे हैं, ये लिख लीजिएगा। अगला लिख रहे हैं प्रश्न नंबर 22, यदि n बराबर p, यदि n बराबर p, तो अवयव 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z की कोटि है, की कोटि है। ऑप्शन दिया है, वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, मिटा दे रहे हैं। ए ऑप्शन में दिया है p गुणा 2, बी ऑप्शन में दिया है 2 गुणा n, सी ऑप्शन में दिया है n गुणा 3 और डी ऑप्शन में दिया है p गुणा n। इधर का सब मिटा दे रहे हैं। देखिए इसका हल, यहां से हल कर रहे हैं। कह रहा है कि यदि n बराबर p, n कितना के बराबर है p के, यदि n बराबर p तो अवयव 7x माइनस 5z की कोटि है, कोटि बतलाना है। यहां लिखेंगे 7x माइनस 5z,
7 रहेगा, x का मान यहां से ले लीजिए तो हो जाएगा 2 गुणा n -5 है, z का मान यहां से ले लीजिए, z का मान है 2 गुणा p। अब गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14n -10p। गुणा कर दिए, 7 दूनी 14n और -5 दूनी 10p। अब यहीं पर बाबू ध्यान देना है, यहां पर बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि हड़बड़ा करके ऑप्शन गलत कर देते हैं। तो देखिए क्या इसमें करना है, पहले देखना है कि n बराबर p है, यहीं पर समझिएगा n कितना के बराबर है, p के। तो अब देखना है कि ABCD में पहले कौन आएगा, P आएगा कि n। तो गिनेंगे A से, तो MNOP, तो पहले क्या आता है n, जो पहले आएगा। देखिए यहां लिख रहा है n बराबर p है। देखिए आप लोगों को हम पढ़ाए हैं कोटि क्रम के अनुसार होता है, क्रमानुसार चलता है। तो n बराबर p है, तो अल्फाबेटिकल देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आएगा, n आएगा कि p। तो कोई भी स्टूडेंट सोचिए कि पहले n आएगा कि p, तो पहले कौन आएगा, n। ABCD में पहले n आएगा बाद में p आएगा, तो जो पहले आएगा उसी को रखना है। तो यहाँ पे 14n है -10n हो जाएगा, p के जगह पर n लिख देंगे। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि n के जगह p नहीं लिख देंगे तो रख देंगे, लेकिन कोटि के लिए सही नहीं होगा। कोटि होता है लगातार, और ABCD पढ़ते हैं तो लगातार में पहले n आता है बाद में p आता है। तो वही देख करके हम क्या किए, जानिए कोटि हमेशा होता है लगातार क्रमानुसार। तो क्रमानुसार लेंगे तो पहले n आता है, तो p के जगह पर n लिख देंगे, मतलब क्रमानुसार MNOP, पहले n तब p, तो p के जगह पर n कर देंगे। मतलब क्रम से जो पहले आएगा उसी को लिखेंगे। घटाएंगे